Good evening, students. I, Vishal Gupta, welcome you all again in this series of Python, class 12th, Computer Science, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने देख लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे। हम ये सब पिछली क्लास में देख चुके हैं। वो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो उसको मैंने क्लिप कर दिया था दो पार्ट्स में। एक पार्ट में मैंने पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट कवर कर रखे हैं और सेकंड पार्ट में मैंने कीवर्ड और वेरिएबल कवर कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स, वो दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा खास बड़ा नहीं है। आज की क्लास में जहाँ तक है फंक्शन ख़त्म कर देंगे हम। देखो, फंक्शंस जो भी है, फंक्शंस हमने देखा कि यार एक स्पेसिफिक काम करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था एक स्पेसिफिक काम करने के लिए हम लोग बनाते हैं फंक्शंस को, और उन फंक्शंस को हम लोग एक्टिवेट कैसे करते हैं, उनको कॉल करके। उनको कॉल करता हूँ और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल कर पा रहे थे। अब क्या है कि यार अभी तक जो मैंने प्रोग्राम करे थे, जैसे सपोज मैंने एक प्रोग्राम किया था लास्ट क्लास में जिसमें हम सम कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाला। तो इसमें हमने डायरेक्टली प्रिंट कहाँ करा लिया था, फंक्शन के अंदर। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि भाई मैं प्रिंट यहाँ पर ना कराऊँ? हो सकता है मेरे को सम से कुछ काम हो सकता है सम के अंदर मेरे को कुछ कंप्यूटेशंस करनी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है वो मुझे सम की जो फाइनल वैल्यू है वो रिटर्न कर दे। रिटर्न मतलब जहाँ पर मैंने उसको कॉल किया था वहाँ पर वो वैल्यू मेरे पास एक्सेसिबल हो जाए आउटसाइड दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है सम नाम का, अगर वो वैल्यू मुझे वापसी भेज देता है तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस वैल्यू को एक्सेस करना, उस वैल्यू को मैनिपुलेट करना। अगर मैं कोई वैल्यू उसमें चेंज करना चाहता हूँ, जो भी उसका सम होता है, तो अगर उसमें मैं कोई भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास बहुत ईजी हो जाएगा ये काम। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं क्या? तो वही चीज़ आज की क्लास में देखेंगे कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को है कॉन्सेप्ट रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन, कि फंक्शन से हम वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न करते हैं। अगर हम यही वाला एग्जांपल ले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये लास्ट क्लास में करा था हमने। हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया था जिसमें 3 पैरामीटर्स थे ए बी सी। वो एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, फाइनल सम, वो इन तीनों का एडिशन था। और फिर मैंने उस फाइनल सम को प्रिंट करा दिया था। और x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50, z इज इक्वल टू 80, ये 3 वैल्यूज़ थी। और फंक्शन को कॉल किया था मैंने इन वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो गया था, 230 प्रिंट हो गया था, याद करो। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना, मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी सम है ना, उस सम को मैं कुछ भी, मतलब सपोज उस सम का मैं डबल प्रिंट करूँ। मतलब 230 है ना, तो 230 के बजाय 230 इंटू 2 माने 460 प्रिंट हो। तो अब आप कहोगे कि भाई वो तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ, 460 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ तब भी हो जाएगी। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए कुछ और चाह रहा हूँ। अपना रन करके दिखाता हूँ फंक्शन। ये है मेरी फाइल का नाम, 460 प्रिंट हो गया, 230 का डबल। तो वो चीज़ मैं यहाँ भी कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं सपोज चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरे को यहाँ नहीं प्रिंट कराना। फंक्शन का काम सिर्फ फंक्शन, कुछ कंप्यूटेशन करना होना चाहिए। ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग का काम फंक्शंस का नहीं होना चाहिए। फंक्शंस का काम आइडियली कुछ कंप्यूटेशन करना है, या कुछ कोई चीज़ कंप्यूट करके कोई काम कर कर आके मेरे को वापसी फाइनल वैल्यू दे दे। उसके ऊपर क्या काम करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट आउट निकालना है, डिस्प्ले करना है, वो सब मेरा काम है। फंक्शन को इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यार इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ बाहर ले आऊँ इस फंक्शन के अंदर से। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर मैंने कॉल करा और फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब देखें कि भाई ये प्रिंट होता है नहीं होता। पहले तो ये देखते हैं कि ये होगा भी या नहीं होगा, ये अलाउड है या नहीं है।
एरर, एरर क्यों दे रहा है ये तो नेम एरर दे रहा है, कह रहा है फाइनल सम इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि फाइनल सम तो डिफाइंड है। ये कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को भी हमें आज की क्लास में कंसीडर करना है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। हमें ये रीड करना है, टू रीड स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कि ये एरर क्यों दे रहा था। चलो अब ये तो हो गया जो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब मैं चाहता हूँ कि यार फाइनल सम नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पर बाहर एक्सेस कर पाऊँ। अभी तो मैंने देख लिया मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है वो हम अभी समझ लेंगे। बस ये पता चल गया कि यार ये जो वैल्यू यहाँ पर 230 बनी उसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहा, बट मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उसको सिर्फ इतना बोलूँगा फंक्शन के अंदर कि भाई रिटर्न कर दे कौन सी वैल्यू, फाइनल सम। फाइनल सम रिटर्न कर दे। फाइनल सम रिटर्न करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो फाइनल सम की जो वैल्यू है ये रिटर्न कर दे। अब ये रिटर्न कर रहा है मतलब ये वैल्यू बाहर वहीं पे सेंड कर देगा जहाँ पर इसको कॉल किया गया। तो कहाँ कॉल किया गया इसको, यहाँ पर इसको कॉल किया गया। तो अगर उसको यहाँ पर कॉल किया गया तो जो फंक्शन है जो रिटर्न करेगा वो भी यहीं पे करेगा, लाइन नंबर 8 पे जहाँ से इसको कॉल किया गया। लेकिन जब ये वापसी वैल्यू भेज रहा है उस वैल्यू को मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पर तो सिर्फ कॉल किया है इसको, उसको स्टोर तो किया ही नहीं। तो मेरे को उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल को बनाने के लिए मान लो मैं एक नाम दे देता हूँ टेम्परेरी या रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो फंक्शन, ये वाला फंक्शन सम एक्स वाई जेड, जो ये फंक्शन है जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहाँ स्टोर होगी, रिटर्न वैल्यू में। ठीक है, तो फाइनल सम जो है वो कहाँ स्टोर होएगा, इसमें। अब जो मैं फाइनल सम का डबल प्रिंट कराना चाहता था तो मैं वो अब यहाँ करा लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ रेटवैल का 2 गुना इंटू 2 करके प्रिंट करा दे भाई। अब देखते हैं कि अब आउटपुट आएगा या एरर आएगा। लेट्स सी, प्रिंट हो गया 460, आउट एरर नहीं आया। इट मीन्स कि अगर मेरे को कोई वैल्यू जो अंदर है उसको बाहर एक्सेस करना है तो जो मैं फाइनल वैल्यू को अगर रिटर्न कर देता हूँ तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। जहाँ अब समझो इसको दोबारा, मैंने फंक्शन को बनाया सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था, 3 वैल्यूज़ ली, उनको मैंने फंक्शन के उसमें कॉल किया। इस फंक्शन में मैंने सिर्फ इतना चेंज किया कि मैं यहाँ पर प्रिंट ना करा के मैं बाहर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, फंक्शन के बाहर। तो भाई अब फंक्शन की जो वैल्यू अंदर है, जो फाइनल सम है, उसको मैं यहाँ पर तो एक्सेस कर नहीं पा रहा था। बाहर हमने देख लिया ना एरर आ रहा था इस लाइन में। तो यार उसको अगर मैं बाहर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करा, रिटर्न कर दिया। तो जैसे ही मैंने रिटर्न करा रिटर्न फाइनल सम, तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से वापसी बाहर निकल जाएगा और कहाँ आ जाएगा, जहाँ पर इसको कॉल किया गया। कहाँ कॉल किया गया था इसको, इस लाइन पे कॉल किया गया था। तो यहाँ पर इसको कॉल किया गया था तो फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर देगा क्या वैल्यू, 230, मतलब फाइनल सम। और वो फाइनल सम या 230 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में, रिटर्न वैल्यू में। और उस रिटर्न वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। अब एक चीज़ और है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने रिटर्न करा और उसके बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो करता हूँ, तो क्या हेलो प्रिंट होगा? लेट्स सी। हेलो प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ 230 प्रिंट हुआ। रिटर्न वैल्यू इंटू 2 नहीं कर रहा मैं, रिटर्न वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ। तो 230 प्रिंट हुआ, ना कि हेलो। ऐसा क्यों यार, मैंने तो यहाँ पर प्रिंट हेलो भी बोला है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर बोलते हो रिटर्न, तो फंक्शन जो पाइथन है, बेसिकली पाइथन इस फंक्शन से बाहर निकल के सीधा परमानेंटली बाहर आ जाएगा उस जगह पे जहाँ पर आपने उसको कॉल किया था। पाइथन कहेगा कि भाई उसके नीचे आपने चाहे 1000 लाइनों का कोड लिखा हो रिटर्न के नीचे, मैं उसको कंसिडर करूँगा ही नहीं। तो दिस विल नेवर बी कंसिडर्ड बाय द पाइथन। पाइथन इसको कंसिडर करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, ये बेफालतू की लाइन है, लिखे रहने दो या ना लिखे रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पाइथन सीधा यहाँ आ गया जहाँ पे उसको कॉल किया गया था। रिटर्न मतलब फंक्शन से बाहर ले आएगा उसको, जैसे लूप में हम ब्रेक करते थे,
ब्रेक क्या करता रहा, लूप से बाहर आ जाता रहा। ऐसी रिटर्न के थ्रू हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि रिटर्न किस तरह से करते हैं हम। तो ये हो गया एक बेसिकली रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू। अभी मैंने एक ही वैल्यू रिटर्न करी ना, फाइनल सम 230, रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू एग्जाम्पल, वो हमने देखा इसमें। ठीक है, अब यार हम एक बार इसमें ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वैल्यू मैं रिटर्न कर सकता हूँ क्या। सपोज करो मेरे को दो वैल्यूज़ रिटर्न करनी है, सम भी रिटर्न करना है, प्रोडक्ट भी रिटर्न करना है। मान लो मेरा फंक्शन था डेफ कैल्क, ठीक है, या मल सम जो कि रिटर्न करेगा मल्टीप्लिकेशन और सम किन का, दो वेरिएबल्स का। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें सपोज मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो वेरिएबल लेता है, दो पैरामीटर लेगा ए और बी नाम के, और उनका मल्टीप्लिकेशन करेगा और सम करेगा और दोनों को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ए और बी आए। तो इसके बॉडी बनाने से पहले मैं वैल्यूज़ देता हूँ। ए की वैल्यू मान लो मैंने रखी 20, बी की वैल्यू मैंने रखी 10। फिर मैंने क्या करा, मल सम फंक्शन को कॉल किया, मल्टीप्लाई और सम दोनों करेगा। ठीक है, और उसमें मैंने पास कर दिया 20,30, सीधा 20,10 सीधा कर देता हूँ ना, ये डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास वैल्यू है, जब ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ना दो वैल्यूज़ रिटर्न करे, मल सम, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और फिर सम। तो उसको मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, रेट वैल रिटर्न वैल्यू के अंदर मैं उसको स्टोर कर लूँगा। चलो अब देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो मैंने इसके अंदर एक ले लिया वेरिएबल, जैसे फाइनल सम बनाया था। फाइनल सम क्या था, ए प्लस बी। ऐसे ही मैं फाइनल मल बना सकता हूँ, वो होगा ए इंटू बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ फाइनल सम रिटर्न किया था, अब मैं दोनों चीज़ें रिटर्न करने वाला हूँ, पहले फाइनल मल फिर फाइनल सम। तो मैं इस तरह से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता हूँ, कॉमा लगा के, बस कॉमा लगाया और फिर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं रिटर्न करता चलूँगा। तो रेट वैल के अंदर अब क्या वैल्यू आएगी भाई, फाइनल मल जो कि मल्टीप्लिकेशन है एंड फाइनल सम, ये दोनों वैल्यूज़ रेट वैल के अंदर आ जाएंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर समझना है कि ये रेट वैल किसकी फॉर्म में आएगी, मतलब रेट वैल के अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो किस फॉर्म में आएगी। देखो मैंने इसके ऊपर होवर किया तो क्या लिखा आ रहा है, टपल। ये टपल की फॉर्म में आएगी, इसका मतलब ये ऐसे नहीं आएगी, ये इस तरह से लिखी आएगी। मतलब किस तरह से आएगा, मेरे पास रिटर्न होगी जब वैल्यू फाइनल मल कितना होगा, 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 200 और इनका सम 30, तो मेरे पास ये चीज़ रिटर्न होगी। तो रेट वैल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200,30 नाम का एक टपल, ये टपल हो जाएगी रेट वैल की वैल्यू। चाहो तो प्रिंट करा के देख लो, प्रिंट रेट वैल, प्रिंट करा लेते लो। देखो रेट वैल क्या है, एक टपल है, इसका मतलब वो टपल की फॉर्म में प्रिंट हुआ। और इसका कॉमन सेंस है, रेट वैल टपल की फॉर्म में ही क्यों हो रहा है, लिस्ट की फॉर्म में क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि टपल्स ना इम्यूटेबल होते हैं, हमें पता है टपल्स इम्यूटेबल है, उनकी सीक्वेंस बिगड़ती नहीं है आगे पीछे, जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। जबकि लिस्ट आगे पीछे हो सकते हैं, म्यूटेबल होते हैं लिस्ट। ठीक है, तो ना ज़्यादातर ये माना जाता है कि यार जब भी हम वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं ना, वो वैल्यूज़ की सीक्वेंस बिगड़नी नहीं चाहिए। तो अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में करूँगा तो हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, हो सकता है 30 पहले आ जाए, 200 बाद में आ जाए। लेकिन अगर मैं टपल की फॉर्म में रिटर्न कर रहा हूँ तो वो सीक्वेंस बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि टपल्स तो इम्यूटेबल हैं। इसलिए जिसने भी रिटर्न का कॉन्सेप्ट बनाया उसने बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ सेट कर दी कि भाई जब भी आप लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करोगे वो एज अ टपल रिटर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमा सम, मान लो मैं इसको इस तरह से लिख देता, फाइनल सम, या मल्ट और
फाइनल सम। मान लो ये दो वेरिएबल मैंने बनाए, मल्ट और सम, ठीक है, और मैं इनको प्रिंट करा रहा हूँ, मल्ट और फाइनल सम को। एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या होगा, और आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। 200, 30, ये टपल की फॉर्म में नहीं आया। अब ये क्या हुआ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझो। देखो इसमें क्या किया मैंने, अब मेरे को ये पता चल गया कि मल सम जो फंक्शन है ये दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, और दो वैल्यूज़ कर रहा है रिटर्न। एक से ज़्यादा वैल्यू अगर रिटर्न होगी तो वो टपल की फॉर्म में ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो टपल की फॉर्म में मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी और उसके बाद सम आएगा। ये दो वैल्यूज़ मेरे पास रिटर्न होने वाली है। तो अब ये टपल की फॉर्म में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, मतलब 200 को अलग से स्टोर करना चाहूँ और 30 को अलग से स्टोर करना चाहूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। मल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, जो जिसमें स्टोर हो जाएगा 200, जो कि उनका मल्टीप्लिकेशन है, या फिर जो कि फाइनल सम है, फाइनल मल है, ठीक है। और फाइनल सम के अंदर उनका सम स्टोर हो जाएगा जो कि 30 है, जो कि फाइनल सम है। तो क्योंकि मैंने कॉमा लगाया है इनके बीच में, तो ये एक किस्म से टपल्स को क्या करेगा, ये वाली पहली वैल्यू टपल की पहली वैल्यू को पकड़ लेगा, ये बाद वाली वैल्यू टपल की बाद वाली वैल्यू को पकड़ लेगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर एक और होता है फाइनल सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर अगर फाइनल सब करता तो इसका मतलब क्या होता कि टपल मेरा 3 लेंथ का आ रहा है, 3 वैल्यूज आएगी मेरी टपल में, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल सब क्या आता, 10, उनका सब्ट्रैक्शन 20 - 10, ठीक है ना। तो फिर क्या होता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता 200 जो कि उनका मल्टीप्लिकेशन है, फाइनल सम, मतलब ये एक किस्म से मैं इसको टपल्स के बराबर कर दिया। तो पहले के अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वेरिएबल के अंदर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वेरिएबल के अंदर थर्ड वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है कि भाई पहली वैल्यू पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम इस तरह से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को, ठीक है। ये हो गया रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ को हम रिटर्न करते हैं। ये ध्यान रखना है, दे विल बी रिटर्न्ड एज अ टपल रिटर्न होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू के अंदर सेकंड वैल्यू। क्लियर है। ठीक है। तो मल्ट के अंदर क्या वैल्यू आएगी 200, एंड फाइनल सम के अंदर क्या वैल्यू आएगी 30, और फिर हमने वो प्रिंट करा दिए। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ रिटर्न होती है, वैल्यूज़ रिटर्न होगी तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ से उसको कॉल किया गया, यहाँ से कॉल किया गया तो वो यहीं पे रिटर्न करेगा जो टपल बनेगा। अब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या दो वैल्यू बैठी है जो कह रही है भाई टपल की पहली वैल्यू मेरे को दे दो, टपल की बाद वाली वैल्यू मेरे को दे दो। तो हमने वो वैल्यू दे दी और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया, सिंपल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यू, नॉन वॉइड फंक्शंस, उनको हम बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन वो होते हैं जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो वो वॉइड फंक्शन है, क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर जो अभी तक, इसका मतलब ये है जो हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़े थे ये सारे, ये वॉइड फंक्शंस थे क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलो यार, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने इसमें सिर्फ रिटर्न लिख दिया, बट वैल्यू कोई रिटर्न नहीं कर रहा, तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। वो सिर्फ मतलब ये है कि भाई वापसी चले जाओ, जहाँ से आपको बुलाया था वापसी आप वहाँ चले जाओ। इसके नीचे मान लो कुछ भी लिखा होता, 100 लाइनों का कोड भी लिखा होता, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि ठीक है भाई वापसी चले जाओ, इतना सा है। तो रिटर्न का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को कर सकते हैं। वो हम देख चुके कि कैल नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक्स और वाई का एडिशन किया, दो वे पैरामीटर आ रहे हैं एक्स और वाई, उनका एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया और उन चारों को रिटर्न कर दिया। अब जब ये चारों रिटर्न होंगे
तो वो किस फॉर्म में रिटर्न होंगे, टपल की फॉर्म में रिटर्न होंगे। और फिर उनको मैं स्टोर कर सकता हूँ 4 वेरिएबल्स में। तो R1 के अंदर आ जाएगा A, R2 के अंदर B, R3 के अंदर C और R4 के अंदर D, जो हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था जो कि था ये वाला, सिंगल वैल्यू जब हम रिटर्न कर रहे थे तो मैंने देखा था कि इसको मैं दोबारा ऊपर ले जाता हूँ, कॉपी करके एक बार ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, इसको मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे हो चुका। ठीक है, अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये मेरा फंक्शन था। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब तक ये यहाँ पर नहीं था हमने देखा था ना कि भाई फाइनल सम, मैंने क्या किया, ये 150 में यहीं लिख देता हूँ मैं, खामखा में लाइनें ज़्यादा हो रही हैं, 100, 50, 80। मैं अब इन वैल्यूज़ को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए बी और सी नाम का, सम नाम का, जिसमें पैरामीटर है ए बी और सी। और वो क्या करते हैं, उन तीनों को ऐड करते हैं और उसको एक वेरिएबल फाइनल सम में स्टोर कर रहे हैं, जो हम देख चुके हैं। ये लास्ट क्लास में भी देखा था और अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, बिगनिंग में। ठीक है, अब क्या है कि यार मैं अगर इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा था फाइनल सम को, इसको भी हटाओ, फाइनल सम को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैंने देखा था कि यहाँ पर यार एरर आ रहा था, ये बोल रहा था फाइनल सम इज़ नॉट डिफाइंड। ये हम देख चुके, बट कहने वाले तो यार ये कहीं कह सकते हैं भाई फाइनल सम तो यहाँ पे है, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि डिफाइन नहीं है। फाइनल सम तो मैंने कर रखा है, देखो, फाइनल सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 230। ए प्लस बी, ए के अंदर 100 जाएगा, बी के अंदर 50, सी के अंदर 80, तो टोटल सम हो गया ना फाइनल सम का 230। तो बोल तो सकते हैं हम कि भाई फाइनल सम की वैल्यू 230 प्रिंट होनी चाहिए, एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है स्कोप का। स्कोप बेसिकली ये होता है किसी भी चीज़ का दायरा, किसी भी चीज़ का दायरा, स्कोप, कि भाई कोई भी चीज़ कहाँ तक एक्सेसिबल है, उस चीज़ का स्कोप डिफाइन करता है। इंग्लिश वर्ड है स्कोप, वही मीनिंग है दायरा, स्कोप, कि भाई कहाँ तक मैं एक्सेसिबल हूँ। तो अब देखो, फाइनल सम नाम का जो फंक्शन वेरिएबल है, ये बना हुआ है इस फंक्शन के अंदर, देखो इंडेंटेशन है क्योंकि, तो अगर ये इस फंक्शन के अंदर है तो ये फंक्शन, ये वेरिएबल बोल रहा है कि भाई मैं इस फंक्शन के अंदर ही जिंदा हूं, जैसे ही ये फंक्शन खत्म होएगा मैं भी खत्म। ये चीज़ होती है स्कोप। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा अस्तित्व तब तक है जब तक ये फंक्शन चालू है। इस फंक्शन के अंदर तो मेरे को प्रिंट कराएगा, मैं प्रिंट हो जाऊंगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मेरे को जानते हैं फाइनल सम नाम का कौन है। लेकिन बाहर किसी को नहीं पता फाइनल सम क्या है। क्यों? क्योंकि ये सब जो तामझाम है ये फंक्शन के अंदर है, ये तो बाहर आ गए हम। तो अगर फंक्शन के बाहर आप इसको पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरा स्कोप नहीं है। मेरा स्कोप तब कहाँ तक है, इस फंक्शन के अंदर तक। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर ही डिफाइंड हूँ। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल, कि भाई अगर आप किसी को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप उसको रिटर्न कर दो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने किया था ना, फिर हमने फाइनल सम हमने यहाँ पे रिटर्न किया था ना, देखो, क्योंकि मैं फाइनल सम को यूज़ करना चाहता था बाहर, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि भाई जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दे, तो वो वैल्यू रिटर्न हो गई थी। तो वो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई थी 230, मैंने उसको प्रिंट करा दिया था। लेकिन मैं अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो उस वेरिएबल को जो कि एक फंक्शन के अंदर है मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस वेरिएबल का एक्सेस जो स्कोप है वो कहाँ तक है, इस फंक्शन के अंदर ही सीमित है। मैं इस फंक्शन के अंदर इसको 1000 बार प्रिंट करा लूँ,
कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को मैं 100 बार लिख सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हर बार प्रिंट हो जाएगा 230 230 230 बार बार। लेकिन आप इसको अगर बाहर कराना चाहोगे तो नहीं होगा यार ये। क्लियर है? तो ये चीज़ होती है स्कोप। इसका स्कोप है, चाहे आप एक बार दिखा देता हूँ मैं प्रिंट करा के, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहले वो नीचे वो जो एरर देगा उसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ क्योंकि ये एरर दे देगा ना। देखो 230 जितनी बार मैंने लिखा उतनी बार प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं और सेव करके दोबारा रन करूं तो एरर दे देगा, देखना। 230 जितनी बार हुआ उतनी बार तो रन हो गया। फिर जब यहाँ पर आके वापसी इस पे आया, इसको रन करने की बारी आई, तो बोल रहा है भाई फाइनल सम इज़ नॉट डिफाइंड। जबकि ऊपर देखो फाइनल सम को 230 प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही फंक्शन से बाहर निकला यहाँ पर फाइनल सम को बोल रहा है कि डिफाइंड ही नहीं है, कि भाई फाइनल सम यहाँ पर इसको कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि फाइनल सम तो फंक्शन के अंदर पड़ा है। क्लियर है ना? तो फाइनल सम इसलिए वो बोल रहे हैं कि नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखो नॉट डिफाइंड बोल रहा है फाइनल सम। क्लियर है? जबकि यहाँ पर देखो 230 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक इतनी बार प्रिंट हुआ है ये फंक्शन के अंदर था, इसलिए प्रिंट हो गया। ये वाला जो एरर आया है ये फंक्शन के बाहर आया है। लाइन नंबर 19 पे देखो, लाइन नंबर 19 कौन सी है? ये रही, जो कि फंक्शन के बाहर है। ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली है कि स्कोप क्या होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हाँ, तो अगर मेरे को अब इसको बाहर प्रिंट कराना है तो मेरे को क्या करना था? रिटर्न करना था, जो हम कर चुके हैं। अब एक बार फटाफट हम देख लेते हैं स्कोप क्या होता है। पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच अ नेम इफ लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ दैट नेम। नेम मतलब वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर वो वेरिएबल हो और जिसके अंदर उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। फाइनल सम को मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर पा रहा था? सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही। तो अगर उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि फाइनल सम नाम का जो वेरिएबल है उसका स्कोप कन्फाइंड है विद इन दैट फंक्शन ओनली। ठीक है ना? उसके बाद अगला आता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल जैसे हमने देखे ना, फाइनल सम क्या था? लोकल वेरिएबल था। लोकल वेरिएबल क्यों? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। इसका मैं इस फंक्शन के बाहर क्या इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ? फाइनल सम को नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो ये एरर दे देगा। दिस विल गिव मी एरर एज दिस इज आउट ऑफ द स्कोप। फाइनल सम exists only within the scope of the function। क्या नाम है सम फंक्शन का? सम। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे देगा। चलो यार, अब हम देखते हैं कि हमने एक टर्म पढ़ी लोकल स्कोप। वो क्या है? लोकल स्कोप सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो इसका मतलब जाहिर है कि भाई वो उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। तो मैं बोलूँगा कि भाई वो फंक्शन जो है, वो जो वेरिएबल है, सॉरी, वो वेरिएबल का लोकल स्कोप है विद इन दैट फंक्शन। तो इसलिए फाइनल सम का एक लोकल स्कोप है। ऐसे ही ए बी और सी का भी देखो लोकल स्कोप है। मैं यहाँ पर क्या ए प्रिंट करा सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करा सकता ए प्रिंट। क्यों? क्योंकि ए जो है इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन क्या वेरिएबल है? ए के अंदर 100 जा रहा है जो है, वो वेरिएबल तो इस फंक्शन का है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर तो एक्सेसिबल है फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट ए करने की कोशिश करूँगा तो आप सोचो कि 100 प्रिंट हो जाएगा, ये भी एरर देगा। कि ये सम नाम के फंक्शन का क्या है? लोकल वेरिएबल है, इसलिए ये भी एरर देगा। ए को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, ना बी को, ना सी को, किसी को भी नहीं। तो ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप, कि भाई अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो सिर्फ मेरे को फंक्शन के अंदर दिख रहा है या फंक्शन की बॉडी में दिख रहा है, तो मैं मानूंगा कि भाई वो लोकल वेरिएबल है, उसका लोकल स्कोप है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा वेरिएबल है जो मैंने किसी फंक्शन के अंदर नहीं डाला, ओपन में पड़ा है,
किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर खुले में पड़ा है। सपोज मेरा एक वेरिएबल है खुले में पड़ा है वो, जिसका नाम है एज। एज है 25, ठीक है, एज की वैल्यू है 25। तो ये वेरिएबल जो है एज, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट हैज अ ग्लोबल स्कोप। कैसे, समझो इसको। अब मैं चाहूँ ये जो एज वेरिएबल है, पहले मुझे ये बताओ कि भाई क्या ये इस फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर है क्या? नहीं, ये तो इंडेंटेशन देखो ना, किसी फंक्शन के अंदर है ही नहीं, सम के अंदर भी नहीं है, और बाकी किसी फंक्शन, कोई और फंक्शन हमने बनाया ही नहीं है, तो ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ग्लोबली, मतलब हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, सबके लिए खुले में पड़ा है ये, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसका कि एक ग्लोबल स्कोप है, कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं चाहूँ कि क्या सम नाम का फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं चाहूँ यहाँ पर प्रिंट करा दूँ एज को, बिल्कुल करा सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। भले ही एज जो है, सम एज नाम का वेरिएबल, इसका लोकल वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एज तो क्या है, खुले में पड़ा है। एज नाम के वेरिएबल को कोई भी यूज़ कर सकता है। मैं यहाँ पर भी प्रिंट करा सकता हूँ, ये वैलिड है, एज एज इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ये वैलिड है। एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये वाला, ये भी वैलिड है, क्योंकि भाई एज इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुले में बाहर पड़ा है। तो जो बाहर खुले में पड़ा है उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, फंक्शन भी कर सकता है और फंक्शन के बाहर भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर बना है, तो वो उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है। वो एक लोकल वेरिएबल है, उसको आप फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को, ठीक है। तो एक चीज़ इससे समझ आती है हमें कि ग्लोबल वेरिएबल कभी ख़त्म नहीं होता। एज जो है वो तभी ख़त्म होगा जब सारा कोड पाइथन रन कर देगा। मतलब एज नाम का वेरिएबल डिस्ट्रॉय कब होगा? वो तब डिस्ट्रॉय होगा जब लास्ट लाइन ऑफ द कोड, जो कि ये है, जब लास्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ही एज नाम का जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन अगर कोई लोकल वेरिएबल है, जैसे फाइनल सम है, ए है, बी है, सी है, ये कब डिस्ट्रॉय होंगे? जैसे ही फंक्शन डिस्ट्रॉय होता है। फंक्शन डिस्ट्रॉय कब होता है? जब फंक्शन का कोड खत्म हो जाता है, फंक्शन की बॉडी का कोड खत्म हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, इसने देखा अब इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो फंक्शन खत्म। तो जैसे ही फंक्शन खत्म, फंक्शन इससे बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? जहाँ पर इसको कॉल किया गया था। कहाँ कॉल किया गया था? यहाँ कॉल किया गया था, इस लाइन पे। तो यहाँ पर कॉल किया गया, तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा पाइथन, और पाइथन क्या करेगा? अब जितने भी ये बेकार के वेरिएबल थे लोकल, फाइनल, ए, बी, सी, जिनका स्कोप लोकल था, जो फंक्शन से रिलेटेड थे, उनको डिलीट मार देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए को प्रिंट कराते समय एरर आ रहा था, क्योंकि वो पाइथन ने डिलीट मार दिए। फाइनल सम को प्रिंट कराते समय एरर आ रहा था, क्योंकि पाइथन ने इनको डिलीट मार दिया। क्यों डिलीट मार दिया? क्योंकि फंक्शन से हम बाहर आ गए हैं और फंक्शन अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, फंक्शन के साथ उसके सारे लोकल वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दीज आर डिस्ट्रॉयड एज सून एज फंक्शन टर्मिनेट्स। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, सारे लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे लोकल वेरिएबल हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोप का आपको देके पूछ सकते हैं कि भाई ये इसका स्कोप, किसका स्कोप लोकल है, किसका स्कोप ग्लोबल है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसमें डेफ सम एक्स वाई, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न एस, ठीक है। num1 नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें यूज़र से इनपुट ले लिया, इंट इनपुट करके। num2 बनाया, इंट इनपुट करके दूसरा इनपुट ले लिया। फिर मैंने रिटर्न वैल्यू रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने सम नाम का फंक्शन कॉल किया, और उसमें num1 और num2 को पास किया, और फिर मैंने प्रिंट करा दिया कि रिजल्ट इज इक्वल टू रेस नाम का वेरिएबल, ठीक है। ये प्रोग्राम ओके है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या लोकल वेरिएबल है और क्या क्या ग्लोबल वेरिएबल है।
देखो ग्लोबल वेरिएबल, देखो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल वो है जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, जो खुले में बाहर पड़े हैं। तो कौन कौन है जो फंक्शन के अंदर नहीं है? num1, num2 और रेज, ये तीनों जो है ये ग्लोबल है, ये बाहर पड़े हैं। अब चलो फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर चलो, इस फंक्शन के अंदर मेरे को कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं? मेरे को एक तो x दिख रहा है, ये रहा x, फिर एक y दिख रहा है, ठीक है ना, और फिर एक s दिख रहा है। तो ये तीनों क्या है? इसके लोकल है। तो जैसे ही मैं रिटर्न हुआ s, यहाँ से मैं बाहर आया इस लाइन पे, ये फंक्शन ख़त्म हो गया, तो x, y और s डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहो प्रिंट x, तो वो एरर देगा, क्योंकि x नाम का वेरिएबल अब पाइथन ने डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद हमें एक चीज़ देखनी है कि लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म होएगा। वो क्या बोलता है? पासिंग अ लिस्ट टू अ फंक्शन। अभी तक हम फंक्शन को क्या पास कर रहे थे? एक एक वैल्यू पास कर रहे थे। हो सकता है मेरे को कभी करना पड़े कि भाई मैं पूरी एक लिस्ट पास करनी हो। क्या मैं वो पास कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सम नाम का ही फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल डाला a, या लिस्ट नाम का इनकमिंग लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसमें मैं कैसे करूँगा? मैं ना एक लिस्ट बना रहा हूँ, डमी लिस्ट या आउटगोइंग लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर वैल्यू है 10, 20, 30, 40, ठीक है। और मैंने क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ का सम प्रिंट हो जाए जो कि लिस्ट के अंदर है। तो मेरे को क्या करना है? सम फंक्शन को कॉल करना है, और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं आउटगोइंग लिस्ट को पास कर दूँ। पूरी लिस्ट ही पास कर दी, वैल्यू अलग अलग नहीं कर रहा। उन सारी वैल्यूज़ को मैंने लिस्ट में डाला और पूरी लिस्ट पास कर दी कि ये ले भाई इसका सम कर, और फिर मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ जो भी सम आएगा। तो उसके लिए क्या करूँगा? जैसे ही मैंने सम को भेजा आउटगोइंग लिस्ट, तो वो आउटगोइंग लिस्ट कहाँ गई? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिस्ट आ गई? ये पूरी लिस्ट एज इट इज़ उठ के आ गई, इनकमिंग लिस्ट का बन गई, मतलब ये। तो इनकमिंग लिस्ट इज इक्वल टू ये आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? इन वैल्यूज़ को प्रिंट सम करना है। तो मैंने सम नाम का पहले एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0। फिर मैंने बोला फॉर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, फॉर आई इन आर्क्स किया था, याद है हमें? अब यहाँ पर लिस्ट का नाम क्या है? इनकमिंग लिस्ट। तो अब आई के अंदर पहले क्या वैल्यू आएगी? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो फॉर आई इन इनकमिंग लिस्ट किया, या नम कर देता हूँ, आई की जगह नम आ जाएगा। नम से आप सीधा समझोगे कि नंबर आ गया। आई से हम लोग ज़्यादातर इंडेक्स समझ लेते हैं, तो वेरिएबल के नाम भी ऐसे दो जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें समझ आ गया नम के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, नंबर्स 10, 20, 30, 40। और मैंने क्या करना है? सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। इसको मैं यूँ भी लिख सकता था, फाइनल सम लिखता हूँ इसको, बताऊंगा क्यों किया ये मैंने, आगे रिकर्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। तो फाइनल सम इज इक्वल टू फाइनल सम प्लस नम। इसको मैं डायरेक्टली यूँ भी लिख सकता था, फाइनल सम प्लस इज इक्वल टू नम। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यही है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया? जब ये चल गया, अब मेरे को अगर यहाँ पर प्रिंट कराना है, बाहर प्रिंट कराना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ फाइनल सम लिख सकता हूँ क्या? फाइनल सम तो इस वेरिएबल के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, तो मैं यहाँ पर कैसे एक्सेस करूँगा? ये तो लोकल वेरिएबल है। तो मेरे को अगर इसको यहाँ पर एक्सेस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न कहाँ करूँगा? लूप से बाहर आके रिटर्न फाइनल सम। तो फाइनल सम को मैंने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कहाँ करेगा? जहाँ पर उसको कॉल किया गया था। यहाँ कॉल किया गया था, तो यहाँ कॉल किया गया था, मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो रिटर्न होके आई है रेटवेल नाम का फंक्शन, रेटवेल नाम के वेरिएबल में। और फिर उस रेटवेल को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने एक लिस्ट बनाई, आउटगोइंग लिस्ट, जो कि मैं भेजूंगा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। ये लिस्ट यहाँ पर गई, यहाँ स्टोर हो गई, तो वो यहाँ पर इस तरह से स्टोर हो गई। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइनल सम नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियल में क्या रखी? 0।
फिर मैंने करा लूप लगाया, क्योंकि अब मेरे को हर वैल्यू को जमा करना है। तो फॉर नम इन इनकमिंग लिस्ट 10 20 30 40, फिर उसमें मैंने क्या करा, फाइनल सम इज इक्वल टू फाइनल सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस नम, और फिर जो भी फाइनल सम लूप ख़त्म होने के बाद बचा उसको मेरे को रिटर्न कर देना है, ताकि मैं उसको बाहर प्रिंट करा सकूं। और जब वो रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ पे उसको कॉल किया गया था। तो कॉल कहाँ किया गया था, इस लाइन पे। तो वो यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कौन सी, जो यहाँ से आई है। और फिर वो वैल्यू मैंने रेट वैल्यू की जो यहाँ वैल्यू थी उसको मैंने करा दिया प्रिंट। तो वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी देख लेते हैं। तो हमारे हिसाब से अभी 100 आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि सम क्या है 10 20 30 40 का 100। तो देखते हैं आ रहा है क्या। हाँ, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जैसे हम वेरिएबल पास करते हैं वैसे ही हम लिस्ट पास कर रहे हैं। जैसे हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे वैसे ही हम लिस्ट पास कर रहे हैं। उसमें भी फॉर लूप लगाना पड़ रहा था, इसमें भी फॉर लूप लगाना पड़ रहा है। उसमें वो टपल की फॉर्म में जा रहा था, इसमें हमने लिस्ट पास करी है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ नहीं है, आप सिंपली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद चेक करना, आउटपुट मेरे को रन करके बताना। ये 2 प्रोग्राम्स ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इनका आउटपुट भी दे रखा है, इसको आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करना और देखना कि आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 2 फंक्शंस ख़त्म होता है। इसमें हमें अभी रिकर्शन और देखना है। रिकर्शन को हम एक डिफरेंट लेक्चर में ही डील करेंगे। रिकर्शन बेसिकली कुछ नहीं है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिकर्शन। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है बहुत सारे, तो वो सब हमें देखने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा चैप्टर 2 फंक्शंस फिनिश है। इसको प्लीज़ देखो, लेक्चर्स को आपके पास हैंडी है, आप बार बार देख सकते हो और रिवाइज़ करो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच।